हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक नई सीरीज़ के साथ। तो आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं यहाँ पशुपालन विज्ञान या फिर एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चंस को तो क्लियर करेंगे ही, इसके साथ साथ यहाँ टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे। जैसे कि आज हम 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे, जैसे कि मिल्क से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि खीस से पूछे जाते हैं और पास्चुरीकरण से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन तीनों से जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इसलिए यहाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन आएगा तो उसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन साथ साथ आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि दूध अर्थात मिल्क से संबंधित कुछ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको यहाँ पर लिया गया है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो एवरेज होता है। ठीक है, यहाँ जो मिल्क का अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो उसका जो एवरेज होता है, एवरेज परसेंटेज होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कितना होता है जो एवरेज रिलेटिव डेंसिटी मिल्क की, ये होती है 1.028 से 1.032 होती है। कितनी होती है एवरेज? अगर आपसे पूछे ऐसा है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 1.028 से 1.032 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा गया है कि गाय के दूध का कितना होता है। ठीक है, हमने अभी बात किया कि जो एवरेज होता है रिटेल डेंसिटी, तो ये तो कितनी होती है 1.028 से 1.032 होती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर आपसे स्पेशली पूछे ऐसा है कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व बताइए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 1.028 से 1.032 होता है, सॉरी 30 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भैंस से थोड़ा कम किसका होता है, गाय का होता है। याद रखिएगा कि गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, वो कितनी होती है 1.028 से 1.030 होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व बताइए या फिर रिलेटिव डेंसिटी बताइए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ कि 1.030 से 1.032 होता है। याद रखिएगा कि गाय की हल्का कम होता है, कितना होता है 30 तक होता है, अर्थात 30 होता है। लेकिन अगर बात है भैंस का तो 30 से 32 होता है। ओके, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि दूध का औसत पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि दूध का औसत पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है 6.6 होता है। कितना होता है पीएच मान दूध का, ये होता है 6.6 होता है। अब हम बात करेंगे कि दूध का उबाल बिंदु क्वथनांक कितना होता है। यार हाँ, बॉइलिंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर उबाल बिंदु। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो दूध का या फिर मिल्क का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये कितना होता है 101.17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है 101.17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है हिमांक बिंदु कितना होता है। ठीक है यार हाँ, जो जमाव बिंदु होता है दूध का, ये कितना होता है जिस पर दूध जम जाता है, तो ये होता है -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है अगर बात की जाए हिमांक बिंदु या फिर जमाव बिंदु की, तो ये होता है हाँ, ये होता है -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, याद रहेगा। इसे यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो उबाल बिंदु होता है तो इसे बॉइलिंग पॉइंट वाला सा है, और जो जमाव बिंदु या फिर हिमांक होता है इसे फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जाना सा है। ओके, सभी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दूध का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये होता है 1.344 से 1.348 होता है। कितना होता है यहाँ दूध का अपवर्तनांक, ही होता है 1.344 से 1.48 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ विद्युत संचालकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसे भी आपको याद रखना है। तो कितना होता है यहाँ दूध का जो विद्युत चालकता होती है, ये कितनी होती है यहाँ 0.005 मोज होती है। याद रखिएगा कितनी होती है विद्युत चालकता, ये होती है 0.005 मोज होती है। अब यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है, ओके, याद रखिएगा, ये अगर पूछ लिया जाता है कि विद्युत संचालकता की जो यूनिट आपको बतानी है, इकाई आपको बतानी है, तो ये इस टाइप के भी किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ठीक है यार हाँ, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते नहीं है, बल्कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ इन यूनिटों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि विद्युत संचालकता किस यूनिट में मापी जाती है, किस यूनिट में मेजर की जाती है, तो किस में की जाती है, मोहज में की जाती है। किस में की जाती है, मोहज में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं खीस से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो खीसन का बनता है, खीस का, तो ये बनता है। ठीक है, खीस होता क्या है,
तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी पूछ लेता है जनरल नॉलेज के लिए कि खीस होता क्या है, तो यहाँ लिए पशु है, ठीक है, जो प्रसव अवस्था होती है तो उसके जस्ट बाद जो निकलता है, अर्थात कितने दिन बाद, 2 से 5 दिन बाद में जो हल्की पीले कलर का दूध निकलता है तो उसे ही किस नाम से जाना है, खीस के नाम से जाना है, ठीक है। पशु के ब्याने के बाद 2 से 5 दिन के बाद जो दूध निकलता है, तो जो हल्के पीले रंग का दूध निकलता है तो उसे ही खीस के नाम से जाना है, ठीक है। डेफिनेशन ये क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं कि सामान्यतः खीस पशु के ब्याने के 2 से 5 दिन बाद में परिणित हो जाता है, अर्थात यहाँ 2 से 5 दिन में खत्म हो जाता है, अर्थात यहाँ खीस लगभग उसके ब्याने के 5 दिन तक ही रहता है, उसके बाद में यहाँ वो खीस नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है, दूध में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूध ही होता है वैसे खीस, लेकिन यहाँ जो दूध और खीस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये क्या होता है इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कि इसका पीला रंग क्यों होता है, तो यहाँ जो दूध होता है, दूध में आपको देखा होगा कि जो गाय का पीला रंग होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन अब यहाँ पर यहाँ उसी को फॉलो करेंगे हम, लेकिन यहाँ इसमें जो कैरोटीन की मात्रा होती है ये अधिक होती है। कितनी होती है, यहाँ कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ खीस का जो कलर होता है ये क्या होता है, ज़्यादा पीला होता है बजाय सामान्य दूध के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खीस का आपेक्षिक घनत्व, अर्थात यहाँ रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, तो यहाँ आपेक्षिक घनत्व होता है खीस का, ये भी यहाँ दूध की बजाय थोड़ा अधिक होता है, और कितना होता है 1.04 से 1.08 होता है। कितना होता है 1.04 से 1.08 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अगर आपसे बोलिए जाता है कि जो खीस का स्वाद होता है ये किस प्रकार का होता है, तो यहाँ खीस का जो स्वाद होता है ये होता है खारा होता है। यहाँ खीस का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। और अगर आपसे बोलिए जाता है कि जो खीस में जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो किस प्रकार की होती है, तो यहाँ वो सामान्य दूध की बजाय भिन्न होती है। याद रखना, जो सामान्य दूध में जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है खीस की गंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खीस की प्राकृतिक अम्लता दूध से अधिक होती है, और वो कितनी होती है, 0.2 से 0.6% होती है। कितनी होती है, यहाँ दूध की जो प्राकृतिक अम्लता होती है, अर्थात यहाँ जो नेचुरल एसिडिटी होती है वो कितनी होती है, याद होती है ये होती है 0.2 से 0.6% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ खीस के हिमांक बिंदु और विद्युत चालकता भी क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा, अम्लता तो अधिक होती है, इसके साथ साथ हिमांक बिंदु और विद्युत चालकता भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये सभी डिफरेंस होते हैं खीस और सामान्य दूध में। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सी, जो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विटामिन कौन कौन से अधिक होते हैं खीस में, ये होते हैं ABCD होते हैं। कौन कौन से होते हैं, A B C और D होते हैं। लेकिन अगर बात है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये पाया जाता है विटामिन A पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि खीस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो कि बच्चों को नेत्र संबंधी रोगों से बचाता है, ठीक है यार। नेत्र संबंधी रोगों में महत्वपूर्ण जो कारगर होता है विटामिन, वो कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। और विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, खीस में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि खीस से यार हम बच्चों में क्या होती है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता प्राप्त होती है या फिर पैदा होती है। याद रखना, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है। और यही यार एक मेन रीज़न होता है खीस पिलाने का बच्चे को। और अगर बात करें जो खीस पिलाता है बच्चे को, वो कितना पिलाता है ना, ठीक है, कितना पिलाना चाहिए, तो ये पिलाना चाहिए, मान लीजिए जो बछड़ा है आपका या फिर जो बच्चा है, तो उसको यहाँ उसके शरीर भार का बच रहा है, तो उसके शरीर भार का 1/10वां हिस्सा यहाँ खीस पिलाना चाहिए उसे, ठीक है। बछड़े को कितना पिलाना चाहिए, अगर आपसे पूछ लिया है, जो क्वांटिटी पूछ लिया है, तो कितनी पिलानी चाहिए, 1/10%, ठीक है। 1/10वां हिस्सा उसे खीस पिलाना चाहिए, ठीक है। किसने समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो पाश्चुरीकरण होता है ये होता क्या है। याद रखना, इससे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पाश्चुरीकरण जो शब्द था या फिर पाश्चुरीकरण जो टर्म थी, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी या फिर किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी यार लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, लुईस पास्चर के द्वारा। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पाश्चुरीकरण मतलब लुईस पास्चर, पाश्चुरीकरण मतलब लुईस पास्चर, ठीक है। ये तो इजीली याद हो गया। अब बात करते हैं कि पाश्चुरीकरण होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध के 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जीवाणु के बीजाणु जीवित रह जाते हैं। अब यार यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया या फिर इस लाइन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ जो पाश्चुरीकरण जो क्रिया की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं,
लेकिन यहाँ जो जीवाणु के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स अब होते क्या है, तो यहाँ स्पोर्स वही होते हैं जिनसे यहाँ बीजाणु डेवलप होते हैं या फिर जीवाणु डेवलप होते हैं। ठीक है, याद रखें, जैसे कि मान लीजिए एग होता है, पक्षियों में जैसे एग होता है ना, वैसे यहाँ जो जीवाणु होते हैं तो इनके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और इसी स्पोर्स से क्या होते हैं, कंप्लीट जीवाणु बनते हैं। इसलिए याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि पार्श्वरीकरण होता क्या है, जहाँ पार्श्वरीकरण में 99% जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बीजाणु होते हैं ये जीवित रह जाते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट लाइन भी देख लीजिए कि इसमें द्वारा जीवाणु नष्ट नहीं होते बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं। यार हाँ, कि इसका ऐसे भी आप मतलब समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ इसमें जीवाणु तो रह ही गए, यानी जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, ये तो जीवित रह ही गए। तो इसके लाइन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके द्वारा जीवाणु नष्ट नहीं बल्कि क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अर्थात यहाँ इनएक्टिव हो जाते हैं। याद रखिएगा, पार्श्वरीकरण के द्वारा क्या होते हैं, जीवाणु बिल्कुल नष्ट नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ देखा जो पार्श्वरीकरण मेथड होता है तो इसके मुख्यतः दो मेथड होते हैं। एक होता है यहाँ ST इसे आप पहले कंप्लीट समझते हैं, दोनों वीडियो को हम एक साथ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है इसका होता है यहाँ LT-ST होता है शायद। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया निम्न ताप दीर्घकाल विधि या फिर धारण विधि, और दूसरी थी हमारी HT-ST होती है। ठीक है, यहाँ रखिए लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, अर्थात यहाँ एक तो होती है LT-LT, एक होती है HT-ST। अब इनका मतलब क्या होता है इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि LT का मतलब होता है यहाँ लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, अर्थात यहाँ अगर आप कम तापमान रखते हो तो उससे क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसके बजाय अगर आप इसके विपरीत देखना चाहते हो, जैसे कि नेक्स्ट मेथड है, इसमें क्या होता है यहाँ अधिक टेम्परेचर रखते हैं, अच्छा HT-ST, अर्थात यहाँ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है LT तो क्या होता है और HT-ST क्या होता है। एक और बात देख लीजिए कि LT का मतलब होता है लॉन्ग टेम्परेचर, अर्थात यहाँ लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। और अगर बात है HT-ST की तो इसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। जैसे कि आप इसे समझोगे तो क्लियर हो जाएगा कि निम्न ताप दीर्घकाल विधि या फिर धारण विधि भी जिसे बोला जाता है, या फिर LT के नाम से जिसे जाना सा है, तो इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है ये कितना रखा जाता है, यहाँ 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर इसे 30 मिनट तक रख दिया जाता है। अर्थात यहाँ जो दूध होता है तो इसे 30 मिनट तक 65.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर रख दिया जाता है LT में। ठीक है, जिससे क्या होता है, दूध पार्श्वरीकृत हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करते हैं जो HT-ST जो मेथड होता है तो इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ इसमें जो टेम्परेचर लिया जाता है ये हाई लिया जाता है। अब कितना लिया जाता है, यहाँ 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना लिया जाता है 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें यहाँ केवल 15 सेकेंड तक उसे रख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जो दूध रखा जाता है केवल 15 सेकेंड तक रखा जाता है HT-ST में। और अगर बात करते हैं जो LT होते हैं तो इसमें क्या होता है 30 मिनट तक रखते हैं दूध को, जिससे क्या होता है दूध पार्श्वरीकृत हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि LT का मतलब क्या होता है और HT-ST का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का देना एक लाइक, इस वीडियो का देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक ले चाहिए टेक केयर।